हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 12th के लिए। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैंने जिस तरीके से आपकी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का कंप्लीट यानी कि जितने चैप्टर हैं उन सब का रिवीजन आपको एक बार में एक शॉट में ही करा दिया है, तो उसी तरीके से इन सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो एक बार में ही आपको पूरा रिवीजन करा दूँगी। तो वही वादा आज पूरा करने के लिए मौजूद हूँ आपके सामने। आप देख रहे हैं कि क्लास 12th कोर प्लस इलेक्टिव दोनों का ध्यान रखिएगा। कोर और इलेक्टिव में दोनों में ये कंबाइंड बुक आती है। इन सभी के चैप्टर्स सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी सेम है, तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ, दोनों ही की कर रही हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी पूरी बुक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ ऑल चैप्टर्स, यानी कि जितने चैप्टर्स हैं उन सभी के कंबाइंड क्वेश्चंस में आज लेकर आई हूँ ताकि एक बार में आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वाकिफ हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला याद रखिए कि इसमें जो भी प्रश्न आते हैं ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं पूछाते। दीर्घोत्तरीय आपके वितान बुक से या आपकी अंतराल बुक से ही आते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लघुत्तरीय जितने भी इस बुक में प्रश्न आएंगे वो आपके सभी लघुत्तरीय प्रश्न ही रहेंगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न है आपका, जनसंचार का कौन सा आधुनिक माध्यम सबसे पुराना है और उसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो हम सभी को पता है कि सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है, आज भी प्रचलित है। आप अखबार ले लीजिए, आप पुस्तकें ले लीजिए, इवन हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारी जो सिलेबस की बुक है ये भी मुद्रित माध्यम में ही है। तो इसके ज़रिए भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो ये हमारा सबसे पुराना माध्यम है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट अर्थात मुद्रण माध्यम है। इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, परंतु आधुनिक छापेखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छपाने के लिए खोला था। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि सबसे पुराना माध्यम कौन सा था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी मैंने बता दिया कि पूरे विश्व में सबसे पहला छापाखाना चीन में खुला था, लेकिन इसकी शुरुआत जर्मनी के गुटेनबर्ग ने करी थी। भारत में इसकी शुरुआत गोवा में हुई 1556 में, जिसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकों के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा इसी से संबंधित दूसरा है मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन हैं जिनमें आपको इस माध्यम की विशेषताओं के बारे में ही बताना है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं आदि आती हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं हैं, देखिए। मुद्रित माध्यमों में स्थायित्व होता है, यानी कि ये टिके रहते हैं। जैसे हम लोग बाकी माध्यम देखते हैं कि हमारे सामने से वर्ड चले जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो तो इंटरनेट का पेज भी हमसे गायब हो जाता है, लेकिन ये क्या रहता है कि हमारे सामने टिका रहता है। आप इन्हें अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। हमारा मन है कि मैं अभी पढ़ूँ तो मैं अभी पढ़ूंगी, फिर कुछ काम आ गया तो बंद करके रख दिया, चले गए, काम कर लिया, फिर आकर पढ़ लिया। जिस समय चाहे उस समय पढ़ सकते हैं। जैसे रेडियो और टेलीविजन में हमें न्यूज़ के लिए वेट करना पड़ता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। आप इन्हें लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं, बात सही है, इन्हें रख लीजिए, काफ़ी समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। ये माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, क्योंकि इसमें कि ये माध्यम ऐसा है कि इसमें हम जितना शब्द लिखेंगे उतने नए नए शब्दों को हम इस भाषा में ऐड करते जाएंगे, हम परिचित होते जाएंगे। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, यानी कि मान लीजिए कि अगर हम कोई खबर पढ़ रहे हैं, खबर पढ़ते पढ़ते अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया जिसपे हमें चिंतन करना चाहिए कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ है, हम उसके बारे में पूरा विश्लेषण कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी एक राय प्रकट बना सकते हैं, ताकि जब कभी जैसे होता है ना, बहुत सारे हम लोग कहीं पर बैठे किसी बारे में मुद्दे पर बात हो रही है, तो जब हम इस बारे में पूरी चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस जगह पर रखने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं होती है आपकी मुद्रित माध्यमों की। प्रश्न संख्या 3 है, रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है। अब रेडियो समाचार सभी माध्यमों में आते हैं, चाहे आपका मुद्रित माध्यम हो, रेडियो हो,
टीवी हो और साथ ही साथ इंटरनेट हो, सभी माध्यमों में आता है। लेकिन रेडियो में हमें समाचार लिखते समय जो है वो बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो बाकी माध्यमों की तरह इसमें थोड़ी खबरें हमें सावधानी से प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। रेडियो और अखबारों में समाचार लेखन में भिन्नता होती है, इसकी प्रकृति अलग अलग होती है। रेडियो समाचार की संरचना टीवी व अखबारों की तरह उल्टा यानी कि इन्वर्ट पिरामिड शैली में ही होती है, तो उसमें भी ऐसी लिखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको सबसे पहले ही बताई जाएगी, जैसे टीवी में होता है, ठीक है। इस शैली में समाचार के महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखते हैं तथा बाद में घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का वर्णन समय अनुसार न करके उसके महत्वपूर्ण तथ्य सूचना के रूप में होता है। तो यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में आप पे रेडियो में भी लिखते हैं, ठीक है। रेडियो समाचार में भी हमें उल्टा पिरामिड शैली में बताना होता है, टीवी में भी बताना होता है। टीवी में खबरें हमेशा दृश्यों के हिसाब से चलती हैं, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में जो हम उल्टा पिरामिड शैली की खबरें बताते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले रखते हैं और घटते हुए क्रम में बताते हैं। इसमें हम कभी भी कोई भी घटना, कोई भी खबर काल के अनुसार नहीं बताते कि जो घटना पहले घटी उसे हम पहले बताएं बाद में। इसमें जो है खबर के महत्वपूर्ण तथ्यों के हिसाब से हम खबरों को प्रसारित करते हैं। अतः इस शैली में क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि आरंभ में ही हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। तो रेडियो समाचार की संरचना इस तरह की होती है। प्रश्न संख्या 4 है, टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के बारे में समझाइए। टीवी की जो खबरें होती हैं वो कई चरणों में आती हैं। हमने जब चैप्टर समझा था हमने तब भी आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपका फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश, ड्राई एंकर, फोन इन, फिर एंकर बाइट, एंकर विजुअल, इस तरीके से आता है, ठीक है ना। लाइव सीधा प्रसारण आता है, फिर एंकर पैकेज आता है। ये पूरे चरण होते हैं, तो इन्हीं चरणों को हमें समझना है। टीवी, प्रिंट, रेडियो आदि माध्यमों में खबर देने का मूल आधार सबसे पहले सूचना देना होता है। हम तक खबर पहुंचाना, समाचार पहुंचाना, इनका मेन काम क्या होता है, हम तक सूचना पहुंचाना। टीवी द्वारा भी ये सूचनाएं विभिन्न चरणों द्वारा दर्शकों तक पहुंचती हैं। ये चरण निम्नलिखित हैं। टीवी में इनके अलग अलग चरण डिसाइडेड, जैसे कोई घटना घटी तो उस हिसाब से कैसे ये घटना शुरू होती है। सबसे पहले बात आती है फ्लैश बैक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्लैश है। यहाँ पर आएगा फ्लैश, ठीक है। फ्लैशबैक तो हो जाता है कि हम पीछे चले जाएं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में कोई बड़ी खबर तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई क्या कहते हैं दंगा हो गया, कोई भी खबर, कुछ भी घट गई। हमने रिसेंटली जब आपको समझाया था तो मैंने बताया कि कहीं पर कोई रेल दुर्घटना हो गई, तो अब वो रेल दुर्घटना जैसे ही हुई न्यूज़ रूम में ये खबर आती है तो तुरंत वो ब्रेकिंग न्यूज़, रेल दुर्घटना ऐसे करके एक फ्लैश हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, कम से कम शब्दों में सूचना के रूप में बड़ी खबर तुरंत दर्शकों तक पहुंचा दी जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है ड्राई एंकर की। ड्राई एंकर, इसके अंतर्गत एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहीं क्या कब और कैसे हुआ है। सबसे पहले तो आपको टीवी पे दिखाई देता है ब्रेकिंग न्यूज़, रेल दुर्घटना, रेल का बहुत बड़ा हादसा, जान माल का नुकसान, ऐसे करके एक खबर प्रस्तुत हो जाती है। फिर उसके बाद जो एंकर है वो आपके सामने प्रकट होता है, वो बताता है कि एक रेल दुर्घटना हुई है, कब हुई है, क्या हुई है, किन दो रेलगाड़ियों में किस जगह हुई है, ये सारी घटना आपको आकर सिर्फ वो एंकर आपको दिखाई देगा और वो आपको बताता है, उसे बोलते हैं ड्राई एंकर। फिर आता है आपका फोन इन, इसमें रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ज्यादा जानकारियां दर्शकों को बताता है। फिर जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर तब तक इनका एक रिपोर्टर पहुंच जाता है, वहां से वो फोन के जरिए यहाँ पर एंकर को सारी जानकारी देता है और उसकी लाइव वॉइस हम लोग को सुनाई देती है। हम लोग को अभी तक दिख कुछ नहीं रहा है, हमें दिखेगा सिर्फ एंकर और हमें रिपोर्टर की आवाज़ उस फोन से सुनाई देती है। फिर आता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है।
फिर उसके बाद वहाँ से खबरों की पिक्चर्स मिल जाती हैं जो आपको स्टूडियो तक पहुँचा दी जाती हैं। स्टूडियो में फिर वो टीवी पे आपको वो सारी पिक्चर्स फ्लैश होने लगती हैं और एंकर उस पिक्चर के अकॉर्डिंग खबरें आपको बताने लगता है। एंकर बाइट, बाइट अर्थात कथन का टेलीविजन पत्रकारिता में बड़ा महत्व है। टीवी में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। अब एंकर बाइट क्या होता है कि घटना स्थल पर जो लोग उस समय मौजूद थे, जिन्होंने ये हादसा होते हुए देखा है, या वो लोग जो इस रेलगाड़ी के अंदर थे जिनके साथ ये घटना हुई है, उनके इंटरव्यू, उनसे बात कर करके उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो भेजी जाती है। उनकी बातें, उसको बोलते हैं एंकर बाइट। वो वहाँ से बाइट्स लेकर भेजता है। फिर आता है लाइव। किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। सभी टीवी चैनल वाले ज्यादातर बड़ी खबरों या घटना को दर्शकों तक तत्काल सीधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो लाइव प्रसारण के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो वहां पे चल रहा है वो सीधे सीधे हमको पहुंचाई जाती है। फिर आते हैं एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर की संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक द्वारा जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। एंकर पैकेज में सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें रिपोर्टर भी है, एंकर भी है, सारे विजुअल्स भी हैं, ग्राफिक के थ्रू होने वाली वो ड्रिल दुर्घटना भी दिखा दी जाएगी। तो ये पूरा एक संपूर्ण पैकेज हो जाता है। तो इस तरीके से ये चरण होते हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? रेडियो और टेलीविजन दोनों की जो समाचार शैली होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए? रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो सभी को आसानी से समझ में आ सके। इनमें भाषा का स्तर निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। देखिए, समाचार है, समाचार क्यों दिया जा रहा है? हम तक सूचना पहुंचाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है सूचना ऐसी शैली में पहुंचाई जाए ताकि हमें बात से आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो यही एक मेन उनका मोटिव है, खबर देने का और हमारी खबरें देखने का। तो यहाँ पर जो एक मूल मोटिव है, इसको पूरी तरीके से करने में होना चाहिए कि भाषा जो भी हम इस्तेमाल करें वो आसानी से दूसरों को समझ में आए। तो क्या है, भाषा के स्तर पर गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें। भाषा का स्तर पूरी तरीके से गरिमापूर्ण होना चाहिए। किसी तरह की अभद्रता या लैंग्वेज में किसी भी तरह का रूखापन नहीं होना चाहिए। भाषा सभी वर्गों के लोगों के समझ में आनी चाहिए। जिस भी भाषा में हम प्रसारित करें वो भाषा सभी वर्गों को समझ में आनी चाहिए। जैसे देखिए, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, तो ज़्यादातर आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं आप उन्हें हिंदी में ही देखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को वो खबरें वो देखें। अब इंग्लिश कुछ लोग देख सकते हैं, मराठी कुछ देख सकते हैं, बंगाली कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे इस भाषा में हम न्यूज़ खबर देते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आए। छोटे वाक्य तथा सरल वाक्य हों और साथ ही उनमें कर्णप्रियता हो। जब भी खबर लिखिए आप छोटे छोटे वाक्य हों, सरल होने चाहिए और सुनने में अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, भाषा मतलब एक तरीके से ऐसी होनी चाहिए कि जो सुनने में अच्छी हो। निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि जटिल शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। ये सभी प्रिंट माध्यम में आप खबरें जब लिखोगे, मुद्रित माध्यम में, तो ये सारे आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब हम टीवी और रेडियो में ये खबरें दे रहे हैं तो उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल वर्जित होता है, क्योंकि ये हम सिर्फ लिखित माध्यम में ही इस्तेमाल करते हैं। गैर जरूरी विश्लेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं से बचना चाहिए। यानी कि जिन विश्लेषणों का जरूरत नहीं है, किसी को कंपेयर करने की, किसी को हम नीचा दिखाने की, इस तरह की कोशिशों से हमें हमेशा बचना चाहिए। ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या स्थिति है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा के साथ वाद विवादों, फीचर आदि का कार्य कर सकते हैं। इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। मतलब सारे ही हम जनसंचार माध्यम मिला लें, हम मुद्रित माध्यम मिला लें, टीवी मिला लें, रेडियो मिला लें, इन सब का काम मिलकर सिर्फ अकेला इंटरनेट करता है। ठीक है, इंटरनेट पे हम खबरें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं।
हम मन चाहे चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरों के इंटरव्यू को हम देख भी सकते हैं, दूसरों के लेखों को पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिकली हम मिलाकर देखें, जो सारे संचार माध्यम मिलकर पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, वो सारा काम इंटरनेट अकेला करे तो वो ही आपका इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, और इसमें सभी रूप सम्मिलित हो जाते हैं पत्रकारिता के। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है, जबकि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए प्रथम दौर वर्ष 1993 में प्रारंभ माना जाता है, दूसरा दौर 2003 में प्रारंभ हुआ था। भारत में यथार्थ रूप से rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सीफी जैसी कुछ साइटें वेब पत्रकारिता का कार्य कर रही हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अब आ गई प्रश्न संख्या 7 पर। रेडियो के संदर्भ में श्रव्य माध्यमों की 2 सीमाएं बताएं, किसी एक सीमा से पार पाने का उपाय भी बताएं। तो यहाँ पर रेडियो के बारे में बताना है कि एक श्रव्य माध्यम है, इसकी 2 सीमाएं क्या होती हैं और किसी एक सीमा से अगर हम पार पाना चाहें तो उसका उपाय क्या होगा। रेडियो संचार का एक तरफा माध्यम है क्योंकि इसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए संदेशों के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी कि इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं सकते हैं। चूंकि श्रोता का ध्यान केवल ध्वनि पर होता है, इसलिए रेडियो के माध्यम से संचारित संदेश केवल उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो ध्यानपूर्वक और बुद्धिमानी से सुनते हैं। यानी कि रेडियो पर जो कुछ भी प्रसारित हो रहा है, अगर हम ध्यान देकर सुन रहे हैं तो ही हम तक वो चीज़ पहुंचेगी। पहली सीमा ये होती है। रेडियो में संदेश प्राप्त करने के लिए बहुत चौकस रहना पड़ता है। अगर उसे हमें संदेश लेना है तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अन्यथा संदेश का कुछ एक हिस्सा ही याद रहता है। रेडियो में टेलीविजन द्वारा प्रदान की गई चित्रात्मक गुणवत्ता का अभाव रहता है। प्रतिक्रिया तंत्र की कमी को निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है। तो 2 कमी हमने बता दी, 2 सीमाएं हमने बता दी। पहली सीमा है कि हमें अगर इसे सूचना प्राप्त करनी है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और दूसरा, इसमें चित्रात्मकता का गुण नहीं होता है। अब इन्होंने बताया कि इससे हम दूर पार कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने प्रतिक्रिया तंत्र की कमी को निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है। नेटवर्किंग में रेडियो के उपयोग को मजबूत करने के लिए संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर श्रोता मंच स्थापित किए जा सकते हैं, जो लोगों की विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाएं लेकर श्रोताओं पर अनुसंधान के लिए डाटा प्रदान कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने और क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रमों के उत्पादन में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों को रेडियो स्टेशन से संलग्न किया जा सकता है। हमने यहाँ क्या बताया कि ये एक तरफा माध्यम है, यानी कि हम इसे सिर्फ सुन सकते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं सकते। जबकि मुद्रित माध्यम जो है वो 2 तरफा होता है, हम उसमें से खबर पढ़ भी सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम पत्र के द्वारा लिखकर संपादक को बता भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में ये चीज़ नहीं होती है, उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, दे नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या बताया कि हम एक ऐसा मंच स्थापित कर सकते हैं जहां श्रोता आकर अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करें और उन प्रतिक्रियाओं पर विश्लेषज्ञ जो हैं वो सारा डाटा एकत्र करें और उनमें जो भी खामियां हैं उन सभी को सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से इस कमी को पूरा किया जा, इस सीमा को हम पार पा सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो मतलब हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ना। हम समाचार भी लिखते हैं, हम स्तंभ लेखन भी करते हैं, रिपोर्ट लेखन करते हैं, उसके बाद आलेख लेखन करते हैं, विचारपरक लेखन करते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं, बीट रिपोर्टिंग करते हैं। तो बहुत तरह की रिपोर्टिंग मतलब लेखन किया जाता है। तो ये सभी आपका किसमें आता है? पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अब पत्रकारीय लेखन के लिए लेखन करने वाले पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। यह किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है।
वो डेली उस पत्रकार में जाएगा, वहां से उसको महीने के अंत में एक वेतन प्राप्त होगा। तो इसे हम बोलते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। नेक्स्ट आते हैं अंशकालिक पत्रकार। इसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। यानी कि एक समाचार एजेंसी है, उसने एक पत्रकार को हायर किया कि आप फला जगह पर हमारे लिए एक खबर को कवर कर दीजिए, इस खबर को कवर करने के लिए आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। तो वो आज़ाद है, वो किसी एक समाचार एजेंसी के साथ बंधा नहीं है। वो कभी इस समाचार एजेंसी के लिए कार्य कर सकता है, कभी दूसरी समाचार एजेंसी के लिए कार्य कर सकता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इसे हम बोलते हैं अंशकालिक, यानी कि कुछ अंश मानदेय का लेकर और वो कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीलांसर या पत्रकार। इस पत्रकार का संबंध किसी भी विशेष अखबार से नहीं होगा। यह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए कार्य करता है। यानी कि ये बहुत सारी खबरों को एकत्र करेगा और उन खबरों को अलग अलग एजेंसीज में जाकर आप जिस पैसे देकर उन खबरों को उन्हें दे सकता है, उनके लिए कोई खबर कवर कर सकता है, ये सारी चीजें इसे बोलते हैं फ्रीलांस। वो एक साथ कई समाचार एजेंसी में भी काम कर सकता है। वो एक साथ कई में काम करता है। जैसे ये पूरी तरीके से एक ही में काम करेगा, ये एक समय में एक के लिए काम करेगा, और ये एक ही समय में कई एजेंसीज के लिए काम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, विशेष रिपोर्ट कैसी होती है? ये कितने प्रकार की होती है? विशेष रिपोर्ट यानी कि विशेष रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता वो कितने प्रकार की रिपोर्ट्स को तैयार कर सकता है? चलिए देखते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इसे ही विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो समझ में आ गया विशेष रिपोर्ट क्या होती है? खबरों और पत्रिकाओं में किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन करना, बहुत अच्छे से डीपली सब कुछ खोज निकालना, उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना, यही आपका विशेष जो है रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती है? पहली है आपकी खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग प्रायः भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। भाई सरकार द्वारा या संस्थाओं द्वारा कोई ऐसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किया गया है जिसको वो जनता के सामने उजागर नहीं करना चाहते, तो वो उसे दबाकर, छिपाकर, जाहिर सी बात है गलत काम तो दबाकर छिपाकर ही होंगे, तो उसे छिपाकर रखा हुआ है। अब रिपोर्टर क्या है, उस भ्रष्टाचार को, उस घोटाले को खोज कर बाहर लाए, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनाए और जनता को बताए, तो वो कहलाती है खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। नेक्स्ट है इन डेप्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है तथा उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अब क्या है, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं के जितने भी तथ्य हैं वो उजागर भी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये इन डेप्थ रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो क्या करते हैं, इन सारे एकत्रित सूचनाओं और आंकड़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अगर उसमें कोई खामी है तो उसे उजागर करने का काम इन डेप्थ रिपोर्ट के द्वारा करी जाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के तथ्यों का विश्लेषण या व्याख्या की जाती है। कोई भी घटना हुई, कोई भी चीज है तो उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विवरण को सूक्ष्म या विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे कोई भी घटना है तो वो घट गई, सब कुछ हो गया, उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से एनालाइज करना आपका करके और उसको प्रस्तुत करना विवरणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। तो विशेष रिपोर्ट ये 4 तरह की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। तो देखिए यहाँ पर मिलते जुलते कई प्रश्न दिए हैं, पढ़ते हैं। विचारपरक लेखन कैसा होता है? किन्हीं 2 विचारपरक लेखन के बारे में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी कीजिए। स्तंभ लेखन क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये 3 सवाल पूछे गए हैं और तीनों का आंसर सेम रहेगा। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है।
कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है, यानी कि उनमें किस तरह के कौन कौन से लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पहचान उस अखबार की पहचान भी बन जाती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ में बहुत सारे लेखक जो हैं वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस पृष्ठ में बहुत सारे नव जो हैं लेखन भी आते हैं और कोई बहुत दिग्गज लेखक भी जो है वो इसमें अपने जितने भी विचार हैं उनको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बताया गया है कि इन सारे पृष्ठों पर जो भी यानी मेन संपादकीय पृष्ठों पर अलग अलग विचारों, अलग अलग जो है तरह के लेखकों के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, वो ही आपके विचारपरक लेखन कहलाते हैं। संपादकीय लेखन संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारपरक लेखन को जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। अब दूसरे तरह का विचारपरक लेखन होता है। एक तो क्या हुआ जिसमें बहुत सारे लेखक जो हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। फिर होता है जो समाचार पत्र हैं उसके संपादक या सह संपादक भी कुछ अपने विचारों से एक लेख को लिखते हैं और वो लेख भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम संपादकीय कहते हैं। ये भी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे उस अखबार की आवाज भी कहा जाता था, क्योंकि उस अखबार के संपादक के विचार उसके द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। तो दो विचारपरक लेखन के बारे में हमने आपको बता दिया। पहला था आपका अग्रलेख लेखन, जिसमें हम कई तरह के लेखकों के पढ़ते हैं, और एक होता है समाचार के संपादक के ही विचार, उसे हम बोलते हैं संपादकीय। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय ना होकर समग्र पत्र समूह की राय होती है, इसीलिए संपादकीय में संपादक अपना लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। तो संपादकीय जब छपता है तो उसमें सिर्फ संपादक के विचार नहीं, पूरी समाचार एजेंसी के लोगों की एक राय होती है, इसलिए उसके नीचे लेखक का नाम मेंशन नहीं होता, उसके नीचे सिर्फ लिखा जाता है संपादकीय। स्तंभ लेखन कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने वाले हैं, यानी कि देखिए सिंपल बात है, जो हमारा संपादकीय पृष्ठ है, अब इसमें आप ऐसे समझिए, इस संपादकीय पृष्ठ में एक कॉलम होता है संपादकीय के लिए, जो संपादक अपने विचार देता है। उसी संपादकीय पृष्ठ में बहुत सारे जो नए नए लेखक होते हैं या कोई बहुत सारे लेखक होते हैं, उनके लिए भी एक जगह होती है, वो आपका विचारपरक लेखन में आ गया। उसी तरीके से एक विचारपरक लेखन और होता है जिसे हम बोलते हैं स्तंभ लेखन। ये पर्टिकुलर एक जगह, एक कॉलम डिसाइड कर दिया जाता है कि ये कॉलम फला लेखक के लिए है और वो उसी पर ही कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो उतना कॉलम वो पर्टिकुलर उसी लेखक के लिए, और डेली उस लेखक का एक लेख उस स्तंभ उस कॉलम के लिए जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर वो डिसाइड है उसी लेखक के लिए। उसमें उस लेखकों की लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। लेखकों की लोकप्रियता को व उनकी लेखन शैली को देखते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें उन्हें विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। तो स्तंभ लेखन में क्या विषय है, क्या शैली है, ये सब वो लेखक ही डिसाइड करता है, उसे उसके लिए बाउंड नहीं किया जाता है। कुछ लेखकों के स्तंभ इतने अधिक लोकप्रिय होते हैं कि उन्हें उनके स्तंभ द्वारा ही पहचाना जाता है। स्तंभ लेखन में लेखक के स्वयं के विचार प्रमुख होते हैं, अपने विचारों को ही लेखक प्रस्तुत करता है, परंतु स्तंभ लेखन लिखते समय लेखक तथ्यों को भी ध्यान में रखता है। अब आ गए हम पृष्ठ संख्या 11 पर। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हमारे सामने दो चीजें दी गई हैं जिस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। पहला है लेख और दूसरा है साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेख पर टिप्पणी। समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख के प्रारंभ, मध्य व अंत को ध्यान में रखकर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। लेख फीचर आदि से भिन्न होते हैं।
लेख लिखने में लेखक के विचारों को प्रमुखता देने के साथ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो लेख लिखना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है उस लेखक के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसमें होती है कि इसमें एक जो आपको जितने भी लेखक जो हैं वो लेख लिखेंगे, वो जो तथ्य है उस घटना के बारे में वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। लेखक लेख द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सूचनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर अपनी राय देता है। स्पष्ट लेख लिखने की शैली आकर्षक होनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार में पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उनकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक सफल साक्षात्कार वह होता है जिसमें पत्रकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके जिन्हें पाठक, दर्शक, श्रोता जानना चाहता है। तो सफल मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू क्या होता है कि हम जैसे जो भी चीज़ों सवाल जानना चाहते हैं उन सभी के सवालों को वो इंटरव्यू लेने वाला उस व्यक्ति से पूछ सके जिससे हम उन सवालों को पूछना चाहते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए पत्रकार को उस व्यक्ति के संदर्भ में सभी जानकारियां पहले से ज्ञात होनी चाहिए। तो जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसे उस व्यक्ति जिसका इंटरव्यू करने जा रहा है उसके बारे में उसे बहुत कुछ जानकारी एकत्र करके ही उससे इंटरव्यू लेना चाहिए। साक्षात्कार लेने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से किन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेते समय महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी को साक्षात्कार के समय नोट करते रहना चाहिए। तो जब आप साक्षात्कार ले रहे हो तो आप साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हो तो उसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं, पहले तो प्रश्न फिर उत्तर। तो उसके लिए आपको प्रश्न पहले से लिख के जाने पड़ेंगे। और एक कारण ये भी तरीका हो सकता है कि उसे हम एक आलेख की तरह लिख लें और बाद में उसे हम क्वेश्चन आंसर्स में तब्दील कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? पत्रकारीय लेखन में ज्यादातर जो है वो समाचार प्रकाशित होते हैं, तो ये किस तरीके से लिखा जाता है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। सामान्यतः पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है, समाचार लिखते हैं। ये समाचार दूरदर्शन, अखबार आदि में प्रकाशित होते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इसमें किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद कम महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा तथ्य की जानकारी दी जाती है। तो आपको बता दिया ना, सबसे जाना पहचाना जो लेखन का तरीका है वो है उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और उसके बाद घटते क्रम में इसकी जानकारी दी जाती है। अब आते हैं विशेष लेखन क्या है और इसकी भाषा शैली कैसी होती है। अखबारों के लिए समाचारों के अतिरिक्त खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाओं, समस्याओं आदि का लेखन विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? समाचारों के अतिरिक्त, खाली समाचार ही तो नहीं होंगे, उसके अलावा आपका देखिए खेल है, अर्थ व्यापार है, सिनेमा है या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित जितनी भी घटनाएं और समस्याएं हैं, अगर उस पर लेखन किया जाता है तो वो विशेष लेखन कहलाता है। अब ये विशेष लेखन इसलिए कहलाता है क्योंकि इन क्षेत्रों, इस विषय में लिखने वाले जो भी लेखक होंगे वो इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ ही होते हैं या विशेषता प्राप्त करके ही लेखन को करते हैं। इस प्रकार के लेखन की भाषा शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। विशेष लेखन किसी विशेष विषय पर या जटिल एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जिनकी अपनी विशेष शब्दावली होती है। इस शब्दावली से संवाददाता को अवश्य परिचित होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि वो इनसे परिचित हो। उसे इस तरह लेखन करना चाहिए कि रिपोर्टर को समझने में कोई परेशानी ना हो। उदाहरण के लिए व्यापार से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे तेजड़िया, मंदड़िया, बिकवाली, मुद्रास्फीति, चांदी लुढ़की, सोने में भारी उछाल।
तो यहाँ पर जब विशेष लेखन हम करें तो ये ध्यान रखना है कि हमें जब इन शब्दावली का प्रयोग करें तो लिखते समय इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण करते भी चलें, ताकि पढ़ने वाले को इन सारी चीज़ों का अर्थ आसानी से समझ में आए। प्रश्न संख्या 14 है, पत्रकारिता में बीट शब्द का क्या अर्थ है और बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है? तो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? जैसे मैं हूं, मुझे जो क्षेत्र पसंद है, मुझे मेरी ज्ञान और जो है वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में काम करने को दिया जाए तो मेरी रिपोर्ट है, और मेरी जो भी रिपोर्ट मेरी बीट है। तो अब मैं उसमें जो भी रिपोर्ट बनाऊंगी वो रिपोर्ट को मैं दोबारा वेरीफाई करूं तभी वो विश्वसनीय मानी जाती। मुझे कहीं से किसी स्रोत से कोई खबर मिल गई है, अब उसे बिना चेक किए तो हम प्रकाशित नहीं कर सकते, तो उसे हमेशा मुझे कंफर्म करना होगा कि वो खबर सही है और फिर उसके बाद मुझे छापना चाहिए, क्योंकि हमें उसे हमेशा तथ्यों के साथ छापना पड़ता है, तभी वो विश्वसनीय मानी जाती है। समाचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीति, अपराध, खेल, आर्थिक, फिल्म तथा कृषि संबंधी समाचार। संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टर को अपनी बीट या क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, तब ही इसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि जिस स्रोत ने मुझे खबर दी और मैंने तुरंत जाकर छपवा दी, कर लो, नहीं, मुझे उसे वेरीफाई करना है अलग अलग डिफरेंट स्रोतों से कि ये खबर सही है या नहीं सही है। प्रश्न संख्या 15 है, विशेष लेखन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये बताना है। आज विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं? ठीक है, विशेष लेखन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे समाचार पत्रों में विविधता आती है और उनका कलेवर बढ़ता है। पाठकों की व्यापक रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए मनोरंजन करने हेतु विशेष लेखन किया जाता है। तो ये दो कारण हैं कि विशेष लेखन क्यों किया जाता है। अब आते हैं विशेष लेखन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पे आजकल के समय में विशेष लेखन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, विशेष लेखन की विशेषज्ञता से आप क्या समझते हैं? अब विशेष लेखन, जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया कि जो लोग उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं या विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए लोग होते हैं वही वो विशेष लेखन करते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की अच्छे से गहन जानकारी रखते हैं, इसलिए लिखते हैं, उसकी तकनीकी शब्दावली से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। तो यहीं पर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विशेष लेखन की विशेषज्ञता से आप क्या समझते हैं? विशेष लेखन की विशेषज्ञता का तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान के डायरेक्टर रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। क्या है? विशेषज्ञता से यहाँ तात्पर्य एक तरह से पत्रकारीय विशेषज्ञता है, यानी कि देखिए, एक तरीके से हम डीपली, मान लीजिए अगर हम एक सैनिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के रक्षा मामलों के मामले में हमें जानकारी होगी, लेकिन उसे हम लेखन में किस तरीके से लेकर आएंगे ये काम वो सैनिक नहीं कर सकता। सैनिक लड़ने का काम, नेतृत्व करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम कर सकता है, लेकिन लेखन कार्य में वो महारत नहीं रखता। तो यहाँ पर होता है पत्रकारीय विशेषज्ञता। ठीक है, पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी तथा अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इतना विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता और सरलता से
इस तरह व्याख्या कर सके जिससे वह पाठकों की समझ में आए। तो ये नहीं है कि आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो तो ही, आप उस क्षेत्र में इतना कार्य कर चुके हो, अनुभव हो और लिखने में इतनी महारत रखते हो कि लिखते समय उसकी जो भी तकनीकी लैंग्वेज है उसे आप इस तरीके से लिखें ताकि पाठक उसको अच्छी तरीके से समझ सके। इसे हम बोलते हैं पत्रकारीय विशेषज्ञता। निम्नलिखित में के विषय में समझाइए। अब कुछ विषय दिए गए हैं, समझाने हैं, यानी कि बेसिकली क्या है, इन विषयों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है विशेष संवाददाता, दूसरा है फ्रीलांसर, फिर है विशेषीकृत पत्रकारिता और उसके बाद चौथा है डेस्क। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है विशेष संवाददाता। जिन रिपोर्टरों द्वारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जाती है उन्हें विशेष संवाददाता कहता है। ठीक है, जो विशेष रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें विशेष संवाददाता कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्रीलांसर। एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को फ्रीलांसर कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। फिर है विशेषीकृत पत्रकारिता। वह पत्रकारिता जो किसी घटना के तह में जाकर उनका अर्थ स्पष्ट करे और पाठकों को उसका महत्व बताए, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 18 पर। यहां पर हमारी विधा आधारित प्रश्न है, कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब कभी भी आपके पास अंतर वाला प्रश्न आए तो इस तरीके से कॉलम बनाकर लिखना, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अंतर बता पाओगे। डिफरेंस को बताने के लिए हमेशा हर एक चीज पैरेलल हमें बतानी पड़ती है ना। तो देखिए क्या है, कहानी और नाटक में अंतर निम्न प्रकार है। एक तरफ कहानी लिखिए, दूसरी तरफ नाटक लिखिए। कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। ठीक है। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से होता है। कहानी कही अथवा पढ़ी जाती है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है जिसे सिर्फ देखा जा सकता है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बंटवारा किया जाता है। नाटक को दृश्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है। कहानी में मंच सज्जा तथा प्रकाश का महत्व नहीं होता। ठीक है, ना वहाँ प्रकाश चाहिए ना स्टेज डेकोरेशन चाहिए। संगीत नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। अगर नाटक में स्टेज अच्छे तरीके से नहीं सजा होगा तो शायद हम देखेंगे भी नहीं। देखेंगे हम तो नहीं देखेंगे ना, तो इसलिए उसमें ये महत्व होता है। कहानी तो खाली लिखी हुई है, उसको हमें पढ़ना होता है। प्रश्न संख्या 19 है हमारे पास में। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? जब कहानी को हम नाटक में रूपांतरित करते हैं तो ये किस तरीके से किया जाता है? कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, कहानी की कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो भी कहानी है हमने उसको देखा, वो किस समय घट रही है, किस स्थान पे घट रही है। तो जाहिर सी बात है कहानी अलग अलग समय पर घटित हो रही होगी और अलग अलग स्थानों पे हो रही होगी। तो उसी तरह हम नाटक को विभाजित करते हैं अलग अलग दृश्यों में। कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। तो मैंने वही चीज बताई कि जो जो घटनाएं अलग अलग स्थान पर घट रही हैं उसी हिसाब से हम अलग अलग दृश्यों को नाटक में प्रस्तुत करते हैं। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। कहानी में जो भी वातावरण बताया गया है वो वातावरण हमें मंच पर बनाना पड़ता है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अब उसी के साथ ध्वनि भी उतनी ही सही आनी चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, डायलॉग्स हो, सारी चीज़ें वो होनी चाहिए और प्रकाश भी उसी तरीके से पड़ना चाहिए। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाता है। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पात्रों को हम कैसे परिवर्तित करते हैं? कहानी में जो द्वंद्व चल रहा है। संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। कथानक को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। कथानक जो कोई भी कहा जा रहा है उसे हम अभिनय के जरिए प्रस्तुत करते हैं। कथानक में तो क्या होता है, हमें सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी पात्र हैं उन्हें अभिनय के द्वारा उस पूरे कथानक को प्रस्तुत करना पड़ता है।
प्रश्न संख्या 20 है, नाटक रूपांतरण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। भाई हमने कहानी से नाटक बनाने में तो देखा क्या क्या चीज़ें करनी होती है, लेकिन अब इनको बनाते समय हमारे सामने कई समस्याएं भी आती हैं। वो समस्याएं कौन सी हैं? नाटक रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित है। पहला है, सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति करना। यानी कि कहानी में जो भी पात्र हैं उनकी जो भी मनोदशाएं हैं वो मनोदशाएं तो कहानी में लिखी रहती हैं, लेकिन अब क्या है, नाटक में वो सारी चीज़ें अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। तो ये निर्देशक के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उनको किस तरीके से प्रस्तुत करेगा। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने की समस्या होती है। अब दो पात्रों के बीच जो भी मुश्किल चल रही है, जो भी द्वंद्व चल रहा है, उसे अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करना होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लिखी होती है, कोई चीज़ अपने मनोभावों में अपनी एक्टिंग में लाना पड़ता है। संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। जो संवाद लिखे गए हैं उन्हें हमें नाटकीय रूप देना पड़ता है, उन्हें एक्चुअल में हमें बोलना पड़ता है विद इमोशंस। संगीत, ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या आती है। अब जो कोई भी संवाद बोले जा रहे हैं या जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपकी रोशनी होनी चाहिए। जैसे आप बहुत दुखित हो तो रोशनी थोड़ी डार्क हो जाएगी, बहुत खुश हो तो कलरफुल रहेगी, नॉर्मल है तो एक वाइट रोशनी पड़ेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी हर जगह अलग अलग तरीके से होंगी। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने की समस्या आती है। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं जब हम नाटक रूपांतरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम उसका नाट्य रूपांतरण करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, कहानी अथवा कथानक का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, कथानक के अनुसार ही दृश्य दिए जाने चाहिए। जो कहानी में है, कथानक में है, वैसे ही हमको दृश्य देने हैं। ठीक है। नाटक के दृश्य बनाने से पहले उनका खाका तैयार करना चाहिए, यानी कि उनका पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लीजिए, फिर उसके बाद करिए। नाटकीय संवादों का कहानी में मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। कहानी में जो मेल है, जो संवाद लिखे हैं, नाटक में भी उनको वैसे ही हमें प्रस्तुत करना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि कहानी में कुछ और है और आप नाटक में कुछ और बोल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। तो नाटक में जब भी हम संवाद डाल रहे हैं वो इतने आसान से, सरल से, सहज हो कि दर्शक उनको आसानी से समझ सके। संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य के संवाद नहीं आप लीजिए, नहीं तो जो सामने लोग बैठे देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए वो बहुत ही उबाऊ हो जाएगा, उन्हें देखने में मजा नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 24 है, कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं। अब जैसे कहानी के जो पात्र हैं, अब जब उन्हें हम नाटक में परिवर्तित कर रहे हैं तो उन्हें परिवर्तित करते समय हम क्या करेंगे। देखिए, कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में निम्न प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं। पहला है, नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों को दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए। यानी कि कहानी के जो पात्र हैं वो जिस भी बैकग्राउंड के हैं उस तरीके से नाटक के पात्रों की वेशभूषा, यानी दिखने में भी वो वैसे होने चाहिए। क्योंकि कहानी पढ़ते समय मोस्टली क्या होता है कि हम अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं किसी भी पात्र की। तो जाहिर सी बात है, जो हमने इमेज बनाई है, जब वो प्ले हम देखें तो हमारा इमेज उसी तरीके से होना चाहिए। जैसे हमने सूरदास की झोपड़ी पाठ पढ़ा, तो सूरदास की झोपड़ी में वो एक अंधा भिखारी था। अब अंधा भिखारी फटे कपड़े पहना होगा, अंधा होगा, बुजुर्ग होगा, क्योंकि उसका एक बेटा है, उसकी शादी करनी है। तो आप जब उसका दृश्य उसे देखने में भी जब उसका हम पात्र बनाएंगे तो वैसा ही होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए, बुजुर्ग या अधेड़ उम्र का होना चाहिए, अंधा होना चाहिए, उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उसे देखकर लगे कि वो भिखारी है। पात्रों की भाव भंगिमा तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। तो जो कहानी के पात्र हैं उनकी भाव भंगिमा जैसी है वैसे ही
आपके सामने जो पात्र है नाटक के उनके भी होनी चाहिए। पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए, घटना के अनुसार ही उनके इमोशंस निकल कर आने चाहिए नाटक करते समय। पात्र अभिनय के अनुरूप होना चाहिए, पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए, मतलब वो मंचन करने में हैबिचुअल हो, ऐसा नहीं हो कि एकदम नया व्यक्ति है तो वो एक्टिंग करने में अगर हैबिचुअल नहीं है तो वो ठीक तरीके से पात्र के साथ जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, सिनेमा और रंगमंच पर रेडियो नाटक में क्या क्या समानताएं हैं? सिनेमा में, ठीक है, और रंगमंच यानी कि स्टेज पे, ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ें, क्योंकि सिनेमा में भी हम देखते हैं सुनते हैं, वो पर्दे पर चलती है, रंगमंच में स्टेज पे होता है, वो सारी चीज़ें हम लाइव देखते हैं, ठीक है। सिनेमा में रिकॉर्डेड होता है और नाटक में हम सारी चीज़ें लाइव देखते हैं। ये दो चीज़ें एक है। रेडियो नाटक में क्या समानता होती है? अब रेडियो नाटक में क्या समानताएं, इन सारी तीनों चीज़ों में समानताएं आपको, जबकि देखिए सिनेमा और रंगमंच दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है और रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग हो जाएगा। सिनेमा और रंगमंच में एक रहेगा लेकिन रेडियो में थोड़ी चीज़ें डिफरेंस आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें सामान्य होती हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें एक कहानी होती है, कहानी तीनों में आप एक ही ले सकते हो, कोई भी कहानी, हमने जैसे बोला कि अगर आप कोई भी एक कहानी लेते हो तो उस पर सिनेमा में भी पिक्चर बनाई सकती है, उस पर स्टेज प्ले भी किया जा सकता है और उस पर रेडियो में भी प्ले हो सकता है। इनमें कहानी का आरंभ मध्य और अंत होता है, जाहिर सी बात है कहानी में आरंभ मध्य अंत होगा। इसमें भी चरित्र होते हैं, तीनों ही में चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं। इनमें पात्रों के आपसी संवाद भी होते हैं, तीनों में पात्र के आपसी संवाद होंगे। इनमें पात्रों का परस्पर द्वंद्व और अंत में समाधान भी होगा, तीनों में यही चीजें होती हैं। इनमें पात्रों के संवादों के माध्यम से कहानी का विकास होता है, सारी चीजें, मतलब तीनों ही जो माध्यम हैं उनमें ये सारी चीजें समान रूप से चलती हैं। अब आते हैं सिनेमा और रंगमंच तथा रेडियो नाटक में क्या क्या अंतर होते हैं। अभी हमने समानताएं देखी, अब हम अंतर देखने वाले हैं। तो सिनेमा और रंगमंच को हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही दृश्य और श्रव्य माध्यम है, रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसमें फर्क होगी चीजें। सिनेमा और रंगमंच दृश्य माध्यम है, रेडियो जो है वो सिर्फ श्रव्य माध्यम है। सिनेमा में और रंगमंच में दृश्य होते हैं जबकि रेडियो में दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा तो दृश्य कहाँ से होंगे। फिर आते हैं इसमें मंच सज्जा वस्त्र सज्जा का बहुत महत्व दिया जाता है सिनेमा और रंगमंच में, जबकि रेडियो नाटक में इसमें इसका कोई महत्व नहीं होता क्योंकि सारी बातें सिर्फ ध्वनि और संवादों पर डिपेंड होती है, तो किसी तरह की मंच सज्जा की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें पात्रों की भाव भंगिमाएं विशेष महत्व रखती हैं। सिनेमा और रंगमंच में जो इमोशनल जो चीज़ें चेहरे पर आ रही हैं वो बहुत मायने रखती हैं। इसमें भाव भंगिमाओं का कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेडियो में हमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो इमोशंस का हमें देखने से कोई मतलब होता नहीं है। इसमें कहानी के पात्रों की भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कहानी के जो पात्र है वो अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसमें कहानी को ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, तो इसमें सिर्फ ध्वनि और संवादों के माध्यम से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? जब रेडियो नाटक की जो कहानी लिखी जाती है उसमें हमें ध्यान क्या क्या बातों का रखना पड़ता है? क्यों ऐसा है? क्योंकि बाकी जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो दृश्य श्रव्य दोनों हैं, लेकिन रेडियो हमारा सिर्फ श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसकी कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो नाटक की कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि हम कौन सी कहानी लें इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली है, कहानी एक घटना प्रधान होनी चाहिए। कभी कभी कोई कहानी होती है वो कई घटनाओं पर आधारित होती है, लेकिन इसके लिए जो हम कहानी लेते हैं नाटक के लिए वो सिर्फ एक घटना प्रधान ही होनी चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक घटना पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में ही उबाऊ बना देगी। अगर कई सारी घटनाएं होंगी तो सिर्फ सुनने के हिसाब से हमारी एकाग्रता छिन्न भिन्न हो जाएगी और हम उबने लगेंगे और रेडियो बंद कर देंगे, जिससे श्रोता कुछ देर के पश्चात सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है अवधि सीमा।
यानी कि जितनी देर की वो अवधि है। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए। यानी कि नाटक जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं 3 घंटे की देख सकते हैं, हम लोग नाटक देखते हैं 1-1.5 घंटे का देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ वो चीज़ सुननी पड़े तो उस कंडीशन में हमारी जो एकाग्रता है वो सिर्फ 15 से 30 मिनट की है, इससे ज़्यादा हम उसको एकाग्र होकर नहीं सुन सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि रेडियो जो नाटक है उसकी अवधि 15 से 30 मिनट की ही होनी चाहिए, इससे लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लंबा अगर हमने नाटक किया तो व्यक्ति ऊबने लगेगा, एकाग्रता वो नहीं रख पाएगा। तीसरा है पात्रों की सीमित संख्या। रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, इसलिए यहाँ जितने कम पात्र होंगे उतना अच्छा, क्योंकि उन पात्रों को जो श्रोता है वो सिर्फ उनकी आवाज के डिफरेंस के माध्यम से ही पहचानता है। फिर अगर हम ज्यादा पात्र रख देंगे तो उनकी आवाजें उतने ज्यादा पहचान पाना श्रोताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख सकेंगे। ठीक है, अगर उसमें अधिक पात्र होंगे तो हम उनको याद नहीं रख सकते। दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अब आ गए प्रश्न संख्या 28 पे। रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब उनकी विशेषताएं हम बताते हैं। ठीक है, रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी संवादों के द्वारा ही उजागर होती, क्योंकि हमें उसमें दिख तो कुछ नहीं रहा है, जो चीजें हैं वो सिर्फ हम सुन रहे हैं, जो वो लोग डायलॉग बोल रहे हैं हमें उससे सुनाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस चरित्र की जो विशेषता है वो हमें संवाद के माध्यम से ही पता चलेगी। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर ही आधारित होता है। इसमें ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है, यानी कि हम संवाद के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि ये जो नाटक चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है, वो हमें क्या समझाना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश भी दिया जाता है। जो भी संदेश है वो संवादों के माध्यम से ही मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29। रेडियो पर रेडियो नाटक की शुरुआत कैसे हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। रेडियो में हम पहले संगीत सुनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन आखिर ये रेडियो नाटक की शुरुआत किस तरीके से हुई? आज से कुछ दशक पहले रेडियो ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। हम पहले जाएं तो रेडियो पर ही सब लोग बस कान में रेडियो लगाया। पुरानी पिक्चरों में भी देखोगे ना तो बहुत सारे लोग रेडियो लगाए रहते थे। आप अपनी दादी नानी से भी पूछेंगे तो उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से, वो लोग के लिए इंटरटेनमेंट का सिर्फ जरिया एक ये रेडियो ही था। उस समय टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय में घर बैठे ही रेडियो ही मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। रेडियो पर खबरें आती थी, इसके साथ साथ अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित होते थे। रेडियो पर संगीत कार्यक्रम होते थे और खेलों तथा अनेक राष्ट्रीय समारोहों पर आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता था। FM चैनलों की तरह गीत संगीत की अधिकता होती थी। धीरे धीरे रेडियो पर नाटक भी प्रस्तुत किए जाने लगे। तब रेडियो नाटक टीवी धारावाहिकों तथा टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करने लगे, क्योंकि उस समय टेलीविजन नहीं था तो हम इन्हीं के जरिए नाटक को देखते थे और ये धीरे धीरे लोकप्रिय भी होने लगे, क्योंकि हमारे लिए एंटरटेनमेंट का और दूसरा चैनल नहीं था। आज अगर हमारे पास टीवी नहीं हो, कुछ नहीं हो, हम हमें कह रहे हैं मेरे पास मोबाइल नहीं हो, टीवी नहीं हो, अगर हम देश विदेश की खबरें जानना चाहें तो हम रेडियो के माध्यम से ही वो सारी चीज़ों को जान सकते हैं ना। तो जब कोई साधन नहीं होता तो रेडियो एक ऐसा है कि वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी आती ही आती है। ये नाटक लघु भी होते थे और धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, यानी कि आज एक एपिसोड, कल दूसरा एपिसोड, तीसरा, इस तरह के। लेकिन रेडियो नाटक देखिए आज भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं।
हिंदी ई साहित्य के सभी बड़े लेखक साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। हिंदी के अनेक नाटक जो बाद में मंच पर बहुत प्रसिद्ध रहे, मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग और मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और कुछ प्रसिद्ध नाटक भी हमने बताए। प्रश्न संख्या 30 है, नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। नाटक में एक्टिंग और डायलॉग, इन दोनों के महत्व को बताना है। तो नाटक में यही दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। भाई अगर एक्टिंग अच्छी नहीं करोगे और संवाद अच्छे नहीं बोलोगे तो नाटक समझ में ही नहीं आएगा। सिंपल सा एक चीज है ना। तो देखिए क्या है, नाटक में अभिनय और संवाद योजना का महत्व। नाटक में अभिनय सबसे प्रभावशाली तत्व है। अभिनय को रंगमंच भी कहा जाता है। नाटक अभिनय के लिए ही लिखे जाते हैं। सफल नाटक वही माना जाता है जिसका अभिनय या मंचन किया जा सके। ठीक है, मतलब अगर वो नाटक लिख तो गया लेकिन अगर उसका मंचन नहीं हुआ तो फिर वो नाटक बेकार है। अभिनय के माध्यम से ही नाटक दर्शकों तक सरल रूप में पहुंचता है, अतः अभिनय नाटक का प्राण तत्व है, ये ध्यान रखिए। नाटक में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। संवाद नाटक का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे सशक्त माध्यम उसके संवाद है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। यानी कि नाटक तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, लेकिन आप जितने प्रभावशाली डायलॉग्स लिखेंगे उतने एफर्ट लोग उसको अगर बोलने में लगाएंगे, सब कुछ होगा, तो नाटक जाहिर सी बात है बहुत फेमस हो जाएगा। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। यानी कि हम अपने आप को उस नाटक से उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। संवादों के माध्यम से ही कथा आगे बढ़ती है। नाटक के संवाद सरल, सहज, स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। प्रश्न संख्या 31 आ गए हम। समाचार किसे कहते हैं? समाचार के ककारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ककार, उन पे प्रकाश डालना है। अथवा समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? ठीक है, तो हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बनाना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हिंदी में प्रचारित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। न्यूज शब्द चारों दिशाओं यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, NEWS, तो न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि सब कुछ जिससे हम कल तक अनभिज्ञ थे, उसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए समाचार है। ठीक है, तो समाचार का फुल फॉर्म क्या होता है वो हमने बता दिया, समाचार की परिभाषा बता दी, समाचार के अर्थ को भी हमने बता दिया। अब आते हैं इनके 6 ककार। तत्कालीन एवं नवीनता समाचार की महत्वपूर्ण गुण है। यानी कि तुरंत समय की जो चीजें घटित हुई हैं उन पर लिखा गया समाचार और नया, यही इसका महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है। तो कोई भी समाचार जब आता है तो उसमें आपके 6 प्रश्न होते हैं, उन्हीं को हम 6 ककार कहते हैं। तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H कहा जाता है। 5 W and 1 H भी इसे कहा जाता है। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार निम्न है। ये ककार क्या है? देखिए, पहला ककार है क्या, यानी कि व्हाट, अर्थात क्या घटित हुआ। दूसरा है कब, यानी कि व्हेन, अर्थात घटना कब घटी। तीसरा है कहाँ, यानी कि वेयर, अर्थात घटना किस स्थान पर घटी, यानी किस स्थान से संबंधित है। फिर चौथा है कौन, यानी कि हु, अर्थात घटना किससे संबंधित है। पांचवा है क्यों, अर्थात वाई, अर्थात घटना क्यों घटी।
कैसे मतलब हाउ, अर्थात घटना कैसे घटित हुई, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया 5Y N1H। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये 6 ककार क्या हैं। नेक्स्ट आ गए हम, समाचार के विभिन्न तत्वों में किन्हीं 3 पर विचार कीजिए। अब जो समाचार के जो विभिन्न तत्व हैं इनमें से किसी एक पर हमें विचार करना है। ठीक है, किसी 3 पर हमको विचार करना है। ये क्या है देखिए, विभिन्न घटनाओं, समस्याओं, प्रतिक्रियाओं पर जब अपने विचार प्रतिक्रिया दी जाती है, परंतु किसी भी घटना, समस्या, विचार आदि का समाचार बनना तभी संभव है जब उसे समाचार के तत्व निम्नलिखित हों। समाचार के तत्व कौन से हैं देखिए, पहला है नवीनता, उसमें नयापन होना चाहिए। ठीक है, समाचार में नवीनता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। घटना, विचार आदि जितने नए व ताज़ा होंगे उतना ही समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज़ घटना अगर नई हुई है तो उसका समाचार बनेगा, पुरानी खबर का या घटना का तो समाचार नहीं बनेगा ना। समाचार का समय को प्रेषित करना जरूरी है। यानी कि ये नहीं कि हमें खबर आज मिली, हमने समाचार बनाया, अरे चलो कल परसों प्रसारित कर देंगे, नहीं, उसे तुरंत का तुरंत हमें प्रसारित करना पड़ता है। इसीलिए उसे बोला गया समयानुकूल जो है प्रसारित करना है। दैनिक समाचार पत्र की अपनी डेडलाइन यानी समय सीमा होती है। प्रायः समाचार पत्र में रात 12 बजे तक के समाचार कवर किए जाते हैं, किसी भी उसमें रात में 12 बजे तक है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित समाचार भी तैयार किए जाते हैं जो किसी देश के लिए नई 3 जानकारी हो सकती है। अतः समाचार में नवीनता का तत्व होना आवश्यक है, किंतु नवीनता ना होने पर समाचार उपयोगी हो जाता है। यानी कि अगर उसमें कोई नवीनता नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, तो फिर वो समाचार अनुपयोगी हो जाता है। फिर आते हैं दूसरा, निकटता। पाठक, श्रोता, दर्शक अपने क्षेत्र के निकटवर्ती उन घटनाओं या जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके करीब होती है। अपने आसपास के क्षेत्र, राज्यों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उत्सुक रहता है। अपने निकट की जानकारी एवं घटनाओं को हम निम्नलिखित इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उसे हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि रूप में जुड़े होते हैं। अतः समाचार में निकटता का तत्व महत्वपूर्ण है। यानी कि मान लीजिए आप जिस भी क्षेत्र से, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली के हो सकते हैं, कुछ लोग आगरा के हो सकते हैं, कुछ लोग मथुरा के हो सकते हैं, कुछ भोपाल के हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम जिस भी क्षेत्र के हैं, हम उस क्षेत्र की या उसके आसपास की जानकारी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है समाचार का। तीसरा तत्व है प्रभाव। जिस घटना का प्रभावी व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़े उस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। जो घटना अथवा समस्या पाठक, दर्शक, श्रोता के आसपास के क्षेत्र एवं जीवन से संबंधित रखती है तथा उसके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है, तो उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने की उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है। सरकार का कोई निर्णय यदि सीमित लोगों को प्रभावित एवं लाभान्वित करता है तो यह बड़ा समाचार नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पाठक, दर्शक और श्रोता होते हैं, अगर वो किसी घटना या किसी नियम, किसी कायदे, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं तो वो उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, जब हमारे देश का बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें खास तौर से लेकर इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर लोगों को जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता कि हम किस स्लैब के अंदर आ रहे हैं, हमारे साथ क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तब उसके बारे में समाचार एजेंसी पूरे डिटेल में खबरें प्रस्तुत करती हैं और लोग उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये एक महत्व तत्व भी समाचार को समाचार बनाता है। समाचार लेखन से अभिप्राय और समाचार लेखन के प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। ठीक है, लेखन मतलब हम लिखकर प्रस्तुत करें। मोस्टली क्या हो गया, ये आपका अगर लेखन है तो यानी कि ये हो गया मुद्रित माध्यम के लिए। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। चूंकि इनका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिए, जनमत यानी कि सभी लोगों से कनेक्टेड होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
समाचार लेखन के प्रकार सामान्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है विलोम स्फूर्ति और दूसरा है उद्धव स्फूर्ति। विलोम स्फूर्ति मतलब उल्टा पिरामिड शैली, स्फूर्ति उद्धव स्फूर्ति यानी कि सीधा पिरामिड शैली। तो देखिए यहाँ पर आपको हमने ये दोनों ही चीजें बता दी हैं कि ये किस तरीके से आएंगी। अब इनको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो आजकल का प्रचलित जो तरीका है वो है विलोम स्फूर्ति। ये आपका उल्टा पिरामिड शैली है, देख रहे हैं आप पिरामिड उल्टा बना है। ये उद्धव स्फूर्ति है यानी कि पिरामिड सीधा बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक हैं, तो यानी कि क्या हुआ ये सबसे पहले दिया गया है और घटते क्रम में सारी जानकारी दी जाती है। इसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। सीधा पिरामिड शैली में जिस तरीके से घटना घट रही है उस तरीके से दी जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे जिनके कारण से घटना होनी शुरू हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, चरमोत्कर्ष यानी कि एंड में क्या हुआ उस घटना। मतलब कोई भी घटना जब शुरू होती है तो उससे पहले वो कहीं ना कहीं जन्मना शुरू कर देती है, कुछ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे उसी सीक्वेंस में जहाँ से घटना शुरू हुई वहाँ से हम देना शुरू करते हैं। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जो चीज़ें घट चुकी हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं, फिर घटते क्रम में हम खबर को बताते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, देखिए ये दो तरीके से है। विलोम स्फूर्ति पद्धति को हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली, उद्धव स्फूर्ति पद्धति को हम कहते हैं सीधा पिरामिड शैली। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है वो यही उद्धव स्फूर्ति पद्धति चलती थी समाचार लेखन के लिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह से विलोम स्फूर्ति पद्धति ज़्यादा प्रचलन में आ गई और अब सभी तरह के खबरों के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया विलोम स्फूर्ति पद्धति। विलोम स्फूर्ति यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आते हैं उद्धव स्फूर्ति। प्रायः समाचार विलोम स्फूर्ति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि उद्धव स्फूर्ति में कम महत्वपूर्ण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों को संकेत किया जाता है, यानी कि सबसे पहले कम महत्वपूर्ण और फिर घटते एंड में जाकर हम जो है मेन खबर को प्रकाशित करते हैं। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं रखता। तो हम क्या करते हैं, हम जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि आखिर घटना घटी क्या। सिंपल है, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर विलोम स्फूर्ति पद्धति को ही पढ़ना पसंद करते हैं और आजकल वो प्रचलन में भी है। प्रश्न संख्या 33 है। यहाँ क्या दिया गया है, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अब इसकी पूरी प्रक्रिया हमें यहाँ पर समझानी है, ठीक है, जो 3 पार्ट्स हैं वो सब कुछ। दूसरा उसी से मिलता जुलता है, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। समाचार की उल्टा पिरामिड शैली से अभिप्राय है किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिससे उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में उन अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली को किसी घटना का क्रम ब्यौरा कहते हैं। ठीक है, हम क्रम ब्यौरा कहते हैं। कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। जिस समय से वो घटना शुरू हुई हम उसको नहीं बताते, हम उस क्रम को नहीं बताते, हम जबकि ये बताते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम उसे सबसे पहले बताते हैं, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, उससे महत्वपूर्ण। तो हम कालानुक्रम के अनुसार नहीं, हम महत्वपूर्णता के अनुसार उस खबर को बताते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की प्रक्रिया समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचारों की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 विभागों में। ठीक है, पहला है इंट्रो या मुखड़ा। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रो या मुखड़ा। समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में लिखा जाता है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में जो पहला पार्ट होता है उसे हम इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं, क्योंकि उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण खबर को
बताते हैं कि अर्थात घटना क्या हुई ये हम बताते हैं। इंट्रो में समाचार से संबंध क्या, कहां, कब और कौन, 4 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो इंट्रो में 4 मिलते हैं कि घटना क्या हुई, घटना कहां हुई, घटना कब हुई और कौन है इस घटना के पीछे या कौन प्रभावित हुआ है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर हमें इंट्रो में मिल जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है बॉडी या कलेवर। समाचार के बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण जानकारी, सूचना या तथ्यों को बताया जाता है। इसे बॉडी या समाचार का कलेवर यानी कि बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। समाचार के इस भाग में 6 ककारों में से 6 ककारों क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। तो 6 ककार में से 4 आपको इंट्रो में मिल गए और 2 क्यों और कैसे इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है, बॉडी में मिलता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके अंतिम और तीसरे पार्ट में जिसे हम कहते हैं समापन। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ना केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। यानी कि मुखड़े से लेकर बॉडी से लेकर समापन तक हर चीज अपने एक सीक्वेंस में बंधी होनी चाहिए, सारी चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। समाचार के तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उसमें पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने की मदद मिले। तो समापन करते समय जो है हमें एक निष्कर्ष को भी प्रस्तुत कर देना पड़ता है कि मतलब ऐसे हम निष्कर्ष को नहीं प्रस्तुत करेंगे, हम इस तरह से बात को प्रस्तुत करते हैं कि पाठक एक निष्कर्ष पे पहुंच सके कि आखिर अंत में बात हुई क्या घट कर खत्म हुई। पाठक एक निष्कर्ष निकाल ले अपने आप। इस तरीके से समापन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक तथा स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो समाचार लेखन के यानी कि लिखते समय की बात हो रही है। यहाँ पर समाचार लेखन प्रसारण के विभिन्न चरण अलग होते हैं, लेखन के चरण अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने 2 पर प्रकाश डालने के लिए बोला है, एक है शीर्षक और दूसरा है स्रोत। तो देखिए सबसे पहले हम आगे शीर्षक है। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। कहने का मतलब जब हम लोग समाचार न्यूज़पेपर आप ओपन करते हो तो बोल्ड लेटर्स में कुछ समाचार लिखे होते हैं, तो वो होता है शीर्षक। फिर उसके बाद हम नीचे समाचार पढ़ते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, समाचार का शीर्षक। तो वो आकर्षक होना चाहिए कि ताकि व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो और पढ़े। शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखाना जाना चाहिए। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। तो शीर्षक लिखते समय हमें थोड़ी सतर्कता देनी होती है, जो ये सारी सतर्कता यहाँ पर आपको बताई गई है। दूसरा होता है स्रोत, ठीक है। दूसरा चरण क्या है, स्रोत, यानी कि समाचार जो हम लिखने जा रहे हैं उसका वो हमें प्राप्त कैसे हुई है खबर, ठीक है ना, किसी के जरिए प्राप्त हुई है, कहीं से प्राप्त हुई है, तो वो स्रोत हमें लिखा जाना चाहिए। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा, समाचार ब्यूरो द्वारा। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये समाचार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ताकि जो खबर पढ़ रहा है उसे ये पूरी तरीके से विश्वास हो कि ये खबर सही है, इसलिए इसको देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर समाचार के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय, ठीक है। विदेशों से प्राप्त होने वाला समाचार अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समाचारों के संबंध अपने देश के समाचारों से होता है।
प्रादेशिक समाचार हमारे प्रदेश के ही होते हैं, और जबकि स्थानीय समाचार हम जिस स्थान से बिलोंग कर रहे हैं उस जगह से। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार को प्रादेशिक समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय समाचार में समाचार पत्रों की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय समाचार पत्र समाचार के प्रकाशन स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित खबरों से होता है। मान लीजिए कि समाचार पत्र जो है वो आपका सतना से प्रकाशित हो रहा है, तो वो सतना के आसपास के सारी खबरों को बताएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपका स्थानीय समाचार कहलाएगा। प्रदेश का आएगा तो वो पूरा प्रादेशिक अलग अलग प्रदेश का आ जाएगा। प्रादेशिक समाचार में आपका बिहार का आ सकता है, उत्तर प्रदेश का आ सकता है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, इन सभी जगहों का आ सकता है। और राष्ट्रीय में संपूर्ण देश का आएगा, और अंतर्राष्ट्रीय में विदेशों के समाचार आते हैं। नेक्स्ट है, समाचार लेखन हेतु आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या तथ्य जरूरी होते हैं ये आपको बताने हैं। समाचार लेखन हेतु निम्न आवश्यक तथ्यों का ध्यान रखना जाना अनिवार्य है। पहला है, समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम किसी भी विषय पर समाचार लिख रहे हैं तो उसकी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये समाचार कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये सब कुछ हमें ज्ञात होना चाहिए। समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है। जब हम सारी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं तब उसे हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो समाचार ज़्यादा प्रभावित हो। समाचार लेखन में 4 सकारों का ध्यान रखना अपेक्षित है। यानी कि अभी तो हमने ककार पढ़े थे, याद है 6 ककार होते हैं, तो लिखते समय जो है वो 4 सकार भी जरूरत होते हैं। ये सकार क्या है आपके? सत्यता, यानी कि समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। स्पष्टता, समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके। तीसरा सा है संक्षिप्तता, समाचार को अति विस्तार से बचाना चाहिए। और चौथा सा है सुरुचि, यानी समाचार की भाषा शैली और प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। तो इसी तरीके ये होते हैं 4 सकार, ठीक है। वो 6 ककार थे क्योंकि वो का से थे, ये सा से हैं, इसलिए ये 4 सकार हैं। समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए। किसमें विभाजित होना चाहिए? अनुच्छेदों में, यानी कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। अनुच्छेद ना तो अधिक बड़े हों और ना ही अति संक्षिप्त या लघु होने चाहिए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम या पक्ष होना चाहिए, ठीक है। आप एक अनुच्छेद में एक ही बात को व्यक्त करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम एक पैराग्राफ में कई चीज़ों को समाहित करने लगेंगे तो वो बहुत ही मिक्सअप हो जाता है और लोगों को समझ में आने में दिक्कत होती है। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही शब्द को इस्तेमाल नहीं करने से बचना चाहिए। समाचार की भाषा में सामासिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए, यानी कि कोशिश ये करिए कि सामासिक शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि हम कम शब्दों में ज़्यादा बातों को बयां कर सकें। अगर हम बहुत सारे शब्दों को लेना शुरू कर देंगे तो समाचार बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसमें सामासिक की विशेषता होनी चाहिए, यानी कि हम जहाँ पर कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज़्यादा बातों को व्यक्त कर सकें। समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतने ही शब्द इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 37 है, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अब कविता जो हम लिखते हैं इसके महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं? देखिए, कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती है। ये घटक है भाषा है। पहला घटक क्या है? भाषा। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदना और भावनाओं को अभिव्यक्त प्रदान करता है। बात सही है, जो हम कविता लिखते हैं तो भाषा के माध्यम से ही कवि दूसरी तक अपनी बात को पहुंचा रहा है, तो इसलिए सबसे पहला घटक भाषा माना जाता है। दूसरा घटक है शैली। शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। मतलब किस शैली से हम उसको लिख रहे हैं, हम व्याख्यात्मक शैली ले रहे हैं, प्रतीकात्मक ले रहे हैं, विवेचात्मक ले रहे हैं, वर्णात्मक ले रहे हैं, ये शैली
कौन सी शैली हमारी बात को अच्छी तरह व्यक्त करेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। नेक्स्ट है बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, यानी कि शब्दों के माध्यम से हम एक चित्र का निर्माण करते हैं, उसी को हम बिंब कहते हैं। अब वो चित्र हमें दिखाई भी दे सकता है, सुनाई भी दे सकता है, हम उसे छूकर महसूस कर सकते हैं, हम उसे सूंघ सकते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये कविता का मूल आधार है। कविता में हम कभी न कभी हमेशा जो है कवि किसी न किसी तरह के बिंब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बताया क्या कहते हैं, शरद आया तेज साइकिल पर चढ़कर, ठीक है, लाल चमचमाती आंखों के साथ। तो यहाँ पर क्या है, साइकिल पर तेज चलाते हुए आ रहा है, टन टन करते आवाज आ रहा है, तो वो ध्वनि बिंब को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे हम कान से यानी कि श्रव्य बिंब के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिंब भी एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर आते हैं छंद। यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। अगर हम छंद का इस्तेमाल नहीं करें तो कविता गद्य की श्रेणी में चली जाएगी, क्योंकि कविता या तो छंद मुक्त होती है या छंद युक्त होती है, दो तरीके से लिखी जाती है। छंद मुक्त कविता में जो है तुकांत शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन छंद युक्त कविता जो होती है उसमें आप राइमिंग वर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा भी छंद के और भी कई मापदंड होते हैं। फिर आते हैं अलंकार। अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक हैं। ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। यानी कि जब हम अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं तो कविता पढ़ने और सुनने दोनों में ही बहुत है हमें अच्छी लगती है। कारण ये है क्योंकि अलंकारों के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ा दी जाती है कवि के द्वारा। प्रश्न संख्या 38 है, रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव और संवादों का महत्व क्या है? जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो इसमें ध्वनि प्रभाव और संवादों का महत्व क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और बिना ध्वनि और संवाद के तो वो नाटक व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हीं दो के माध्यम से नाटक हम तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए क्या है, रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा उजागर होती हैं। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर आधारित होता है। इसमें ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश भी दिया जाता है। तो ये सभी कुछ संवादों द्वारा हो रहा है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए पीछे से ध्वनि प्रभाव, यानी कि मान लीजिए अगर चलने की आवाज़ है तो जो कट कट की आवाज़ है वो इसी के माध्यम से हो रही होती है ना। प्रश्न संख्या 39 है, क्या दिया है, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चले देखते हैं। रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। पहला है, कहानी एक घटना प्रधान नहीं हो। कहानी जो है उसमें कभी भी एक घटना प्रधान नहीं तो वो बोरियत ले आती है। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में उबाऊ बना देती है, कुछ देर पश्चात सुनना बंद नहीं करते। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं समय सीमा। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता 15 से 30 मिनट तक की होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक रेडियो नाटक की जो समय अवधि है वो 15 से 30 मिनट की डिसाइड की गई है, क्योंकि एक व्यक्ति की एकाग्रता की भी जो लिमिट होती है वो भी 15 से 30 मिनट की ही होती है। रेडियोधर्मी एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छानुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि की समय सीमा होनी चाहिए। फिर है पात्रों की सीमित संख्या, यहाँ पर पालों की लिखी हुई है। यहाँ क्या आएगी,
पात्रों की सीमित संख्या, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 6 से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख सकेंगे, इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अब क्या है, जितने भी पात्र हैं उन सभी को हम कैसे याद रख रहे हैं, आवाज़ों के जरिए याद रख रहे हैं। अगर बहुत सारी आवाज़ें होंगी तो हम उन पात्रों को याद नहीं रख पाएंगे, फिर हमारे लिए रेडियो नाटक बेकार हो जाएगा। इसीलिए इनकी संख्या भी सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? अब ये क्या चीज होती है ये आपको समझाना है। देखिए, चलिए देखते हैं। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है, स्वीकार के स्थान पे अस्वीकार का। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। ठीक है, दो अलग अलग पात्र हैं, उन दोनों की अलग अलग सोच है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें विचार टकराएंगे ही टकराएंगे। रंगमंच पे कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता, मतलब जो चीज़ है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्ट, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यानी कि जो सिचुएशन अगर हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गई है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड हैं, अगर हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है द्वंद्व नहीं उपजेगा। द्वंद्व नहीं उपजेगा तो नाटक आगे बढ़ेगा कैसे? इसीलिए स्वीकार से अधिक अस्वीकार जो है स्थिति वही नाटक को सशक्त बनाती है। हम हर चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अगर हमारे सामने भाई ये आ जाए, एक नाटक है, पिता ने बोल दिया कि भाई तुम जो है आप अपने मर्जी के लड़के से शादी नहीं करोगी, जिसको मैं चुनूंगा उससे शादी करोगी, तो लड़की उस बात को मान जाएगी और चुपचाप पिताजी जहाँ कहेंगे उससे शादी कर लेगी। तो क्या कहानी में किसी तरह का टकराव होगा, किसी तरीके से द्वंद्व होगा, कोई जद्दोजहद होगी? कुछ नहीं, कहानी एकदम बोरिंग लगेगी। लेकिन उसी जगह लड़की अगर उस स्थिति को एक्सेप्ट करने से मना कर दे कि नहीं हम अपनी मर्जी से लड़की से शादी करेंगे, वो घर से भाग जाएगी, बहुत तरह की उसे परेशानियाँ होंगी, फिर बहुत सारे धक्के खाएगी, बाद में पिताजी उसे मिलाने के लिए आएंगे, तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। तो वो अस्वीकार की स्थिति क्या है, कहानी में द्वंद्व को प्रस्तुत करती है, टकराहट लेकर आती है, जिससे कहानी आगे बढ़ती है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि राम जी जो हैं और प्रहलाद जी हैं वो सकारात्मक जो है वो एक कैरेक्टर्स हैं। तो नकारात्मक जो चीज़ें, जो नकारात्मक कैरेक्टर्स होते हैं वो कहानी को ज़्यादा आगे ले जाते हैं, क्योंकि वो कहानी में द्वंद्व को प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत जब जब किसी विचार व्यवस्था या तत्कालीन समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है। यानी कि जो चीज़ प्रस्तुत कर दी गई, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो लोग उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो नाटक ज़्यादा आगे नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिला जुलाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से करा पा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लाइव लेकर आऊँगी बहुत जल्द ही, उसको भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये बुक हर तरीके से रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।